नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज न्यूजीलैंड के बीच हुए वर्ल्ड कप T20 के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। और कल भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल का महामुकाबला है, जिसमें जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत करेगी। आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया फिर से T20 का ताज ले आए। ये ख्वाब, ये ख्वाहिश इस वक्त हर भारतीय के दिलो दिमाग में है। फाइनल में पाकिस्तान की जगह पक्की हो चुकी है, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए रोहित की सेना को एडिलेड ओवल में कल इंग्लैंड की टीम को धूल चटाकर फाइनल में जलवा दिखाना है। इंग्लैंड की टीम मौजूदा वनडे वर्ल्ड चैंपियन है। वहीं टीम इंडिया ने 2007 में पहली बार T20 का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में है। T20 में अब तक हुए 22 मुकाबले में टीम इंडिया ने 12 बार इंग्लैंड को हराया है। कल सेमीफाइनल के लिए दोनों टीम तैयारियों में जुट चुकी हैं। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए ये कहा कि टीम में कई शानदार खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित की सेना भी फॉर्म में है। Yeah, absolutely. It's an opportunity for us to come and do that. But we do understand it's been a long process for us, and we will stick to our process. I think it's important not to get ahead of ourselves. And we do understand as well that we have to play good cricket to win that game. As players, as a team, I think we can pride ourselves to be here at this point in time because we saw, two of the quality teams which were knocked out, and anything can happen in this format. We do not forget, what has happened in the past, what the players have done in the past, all the performances that they've put in for the team over the year. That one game cannot be dictating that. Look, well, we certainly don't want to see an India-Pakistan final, so we'll be trying all we can do to make sure that doesn't happen. और चलिए अब आपको सीधा एडिलेड ले चलते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह। करिश्मा, एक अहम पड़ाव पर टीम इंडिया और अब कहीं ना कहीं इंग्लैंड के साथ जो महामुकाबला होने वाला है वो उसकी फाइनल की राह तय करेगा। किस तरह का जोश नजर आ रहा है और किस तरह की तैयारियां, खासतौर पे चूंकि आखिरी दांव है ये और यहां पर दोनों टीमें अपना जोर लगाएंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हैं मेलबर्न में, जहां पर 13 तारीख को फाइनल खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, और उम्मीद यही की जा रही है कि इंडिया उसमें अपनी जगह बनाएगा। कल इंडिया का सेमीफाइनल होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें पूरी तैयारी इंडियन टीम की रहेगी कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंचने की। रोहित शर्मा ने भी अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बहुत जोर शोर से कोशिश करेंगे फाइनल में पहुंचने का, और वहीं जॉस बटलर ने भी बोला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल वो नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है कल सेमीफाइनल का, और रोहित शर्मा वर्सेस जॉस बटलर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है। और सब उम्मीद यही करेंगे कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में हैं वो उस फॉर्म को कंटिन्यू करें। हमारे बॉलर्स भी अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं इंटरवल्स पर जब जब जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाएगी कि वही परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया जाए और इंग्लैंड को हराएं, और फिर उम्मीद की जाए कि भारत जो है वो 13 तारीख को यही मेलबर्न में, जो एक आइकॉनिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर 1 लाख की संख्या में लोग आ सकते हैं, वो आए और भारत को वो ट्रॉफी 2007 के बाद जीतते हुए देखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे करिश्मा आपका यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और सबको इंतजार यही है कि ये जो महामुकाबला है जो इंग्लैंड के साथ होने वाला है, उसमें भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल की राह अपनी आसान बनाए। और इसी महामुकाबले और भारत की रणनीति और जिस तरह की फॉर्म में इस वक्त खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, उन सब को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। पूर्व क्रिकेटर सुनेत्रा परांजपे जी हमारे साथ इस शो में जुड़ी हैं। सुनेत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। भारत पाकिस्तान फाइनल के लिए अभी से
हमने एक तरह से मन से तैयारी कर ली है, दिलो दिमाग में तो हम ये मान चुके हैं कि जो फाइनल है वो भारत और पाकिस्तान का होने वाला है, लेकिन हमें थोड़ा क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। और अगर हम अब तक के सफ़र को देखें भारतीय टीम के इस पूरे T20 में, और आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे, किस तरह से देखती हैं कितना पलड़ा भारी भारत का, और भारत को इंग्लैंड से किस मामले में बचकर रहना होगा, किस बात पर खास ध्यान देना होगा? जी, T20 क्रिकेट में जो जिस दिन अच्छा खेलेगा वो यूजुअली जीतता है। हालांकि इंडिया का पगड़ा डेफिनेटली भारी है इंग्लैंड पे। जिस हिसाब से इंडिया की बैटिंग लाइनअप अभी तक चली है, बहुत अच्छे साइंस है। एक रोहित शर्मा, अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो अगर वो भी फॉर्म में आते हैं तो मेरे हिसाब से हमारा पगड़ा बहुत भारी रहने वाला है। थोड़ी दिक्कत हमारी बॉलिंग लाइनअप पे है। आई थिंक चहल अगर खेले कल रिस्ट स्पिनर तो शायद वो कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप हमें दिखने मिले। बिल्कुल। अगर सुनेत्रा जी इंग्लैंड की टीम को देखें तो आप किन खिलाड़ियों को एक खतरा मानती हैं जिनके लिए खास रणनीति बनानी होगी भारत को? जैसे कि आपको पता है जॉस बटलर, जिसका हर T20 में जो सबसे डेंजरस बैट्समैन है वो जॉस बटलर है। उनके लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। और बेन स्टोक्स, मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स अभी तक उतने कमाल से नहीं खेले हैं, लेकिन जो सेमीफाइनल का मुकाबला है उसमें शायद उनका बल्ला और गेंदबाजी दोनों हावी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनेत्रा जी, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों कि एक तरह का स्टार परफॉर्मेंस नजर आया, और बात करें विराट कोहली की, बात करें सूर्य कुमार की, सभी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि चौंकाया उनके खेल ने। काफ़ी वक्त से कोहली को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। मानती हैं कि भारत के लिए ये एक एडवांटेज है, और इसमें अगर रोहित शर्मा, हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म के साथ साथ फिटनेस को लेकर भी परेशान है। जी जरूर। एक अच्छी बात है कि जो एडलेड के साथ विराट कोहली का लव अफेयर है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे। वहां पे सबसे ज्यादा रन्स विराट कोहली ने बनाए हुए हैं। सूर्य कुमार यादव, ही इज अ न्यू 360 डिग्री प्लेयर, और उनका फॉर्म बहुत कमाल का रहा है, और 2 मैचेस उनके फॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है। रोहित शर्मा, यस, थोड़ा सा कंसर्न लगा था, उनके हाथ पे चोट लगी थी, बट आई थिंक आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि वो बिल्कुल फिट है एंड ही इज रेयरिंग टू गो। सो उनका फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल रोहित शर्मा फॉर्म में आ जाते हैं तो इट विल बी अ परफेक्ट सेमीफाइनल फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके फेवरेट्स मैं देखूं इन स्टार परफॉर्मेंस के अलावा, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है इन बड़े बड़े नामों के बीच जो सरप्राइज कर सकता है अपनी बैटिंग या अपनी बॉलिंग से? बॉलिंग से मैं बताऊंगी अर्शदीप सिंह सरप्राइज कर सकते हैं। बैटिंग में सूर्य कुमार यादव अच्छा कर ही रहे, लेकिन मुझे लगता है शायद हार्दिक पांड्या वापस एक अहम कड़ी बन जाए कल हमें जीतने के लिए। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो रोहित शर्मा का खराब फॉर्म है वो क्या अभी भी टीम मैनेजमेंट के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि निर्णायक मुकाबला है ये कल का? जी, उनके जैसे बड़े खिलाड़ी के लिए फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो एक मौका, जैसे आपने आज देखा होगा बाबर आजम भी फॉर्म से जूझ रहे थे, एक अच्छी इनिंग और वो फॉर्म में वापस आ गए। वही उम्मीद हम करते हैं कि कल रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा हो। थोड़ा लक फैक्टर भी मायने रखता है, अगर लक फैक्टर रोहित शर्मा के साथ रहा तो वो भी जल्द ही फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है, और पिछले भी कुछ टूर्नामेंट में भारतीय टीम बड़ी क्रिटिसाइज होती रही है अपनी फील्डिंग को लेके, और बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा भी हो रही है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी इस पर बातें हो रही हैं। क्या लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अभी अगर हम बात करें तो इसको भारतीय टीम को कहीं ना कहीं इससे पार पाना बहुत ज़रूरी है? जी जरूर। अच्छी फील्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे आज का मैच देखा होगा, पाकिस्तान से बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है। जैसे शादाब ने पहला रन आउट किया, और ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी रही। न्यूजीलैंड जो फील्डिंग के लिए जाती है, उन्होंने कुछ आज खास नहीं किया, तो वो मैच वैसे 150 का स्कोर वो 170 तक लेके जा सकते थे विद देयर फील्डिंग, बट उनकी फील्डिंग थोड़ी खराब रही। तो मैं मानती हूँ फील्डिंग बहुत अहम हिस्सा रहेगा कल। जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, वो डेफिनेटली कल मैच जीतेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहूँगा और मैं इसलिए इस बात को समझना चाहता हूँ कि जो रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ जब वो कल उतरेगी मैदान पे, तो वो क्या होनी चाहिए? जब भी हम रणनीति की बात करते हैं तो हम अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हम किन दो प्लेयर्स को जल्द से जल्द पवेलियन भेजने की टीम इंडिया की पूरी रणनीति निर्भर होनी चाहिए? आपको लगता है इंग्लैंड के वो दो ऐसे कौन से क्रिकेटर होंगे जो खतरा हो सकते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजे तो बेहतर रणनीति नजर आएगी टीम की? जैसे कि उनके दोनों ओपनर्स है जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, हेल्स एंड बटलर, उन दोनों को 6 ओवर में अगर अंदर भेज पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाद में ब्रुक्स एक नए खिलाड़ी है, वो स्ट्रोक्स कभी भी आके मैच पलटा सकते हैं। तो ये 3-4 प्लेयर है जिनको हमें जल्द से जल्द पेविलियन लौटाना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे जाना चाहेंगे कि अब जैसे मैंने कहा कि हमने तो दिलो दिमाग में ये खाका बना लिया है, हमने मैदान सजा लिया है कि फाइनल तो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला है, ये महामुकाबला हम देखने वाले हैं। ऐसे में अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें, हमें जाहिर सी बात है कि आज जो पाकिस्तान का खेल है और पाकिस्तान ने भी ये फाइनल का सफ़र तय किया है, स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। किन किन चीज़ों में सावधान रहने की ज़रूरत है भारत को, किन प्लेयर से सावधान रहने की ज़रूरत है पाकिस्तान के, और फाइनल का जो पूरा जो कहते हैं प्रेशर जो है वो आपको लगता है किस पर होगा अगर ये दोनों टीमें सामने होती हैं? क्रिकेट ऐसा गेम है जो 1 मैच एट ए टाइम हमने सोचना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑप्टिमिज्म बहुत हाई लेवल पे है, तो यस, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है तो सबसे बड़ा मुकाबला होगा। ऑलवेज जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इट्स ऑलवेज पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटिंग लाइनअप, सो वही मुकाबला हमें देखने मिलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो तो इंडिया ये मुकाबला जीते और वर्ल्ड कप पे अपना नाम वापस लिखे। बिल्कुल, बिल्कुल, और यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा सपना है और यही हमारी सोच है कि हम ये फाइनल जीतें और वर्ल्ड कप जो T20 का है वो ताज हमारे पास एक बार फिर आए और जश्न का माहौल पूरे देश में हो। हालांकि कल के मैच पर टीम इंडिया को फोकस करना होगा, कल का मैच बहुत अहम है। इंग्लैंड को कहीं ना कहीं मंच तो सजा हुआ है इस सेमीफाइनल का, अब इस मंच पर अपनी साख बचानी है और पूरी तरह से फाइनल की राह आसान बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुनीत्रा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष विश्लेषण के लिए। और चलिए अब करते हैं अपनी अगली अहम खबर का। तो ट्विटर के बाद अब मेटा के कर्मचारियों पर भी छंटनी के बादल मंडराने लगे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन कंपनियों की पेरेंट कंपनी है मेटा और दुनिया भर में करीब 13,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है मेटा। मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि पिछले कुछ समय से कंपनी का मुनाफा घट रहा है और बिक्री में गिरावट आ रही है, लिहाजा इस छंटनी की रणनीति को अपनाना आवश्यक हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी वर्षा। जी हाँ, मार्क ज़करबर्ग के मेटा प्लेटफॉर्म्स जिसके अंडर अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं भी आती हैं, 2004 की उनकी फेसबुक फाउंडिंग के टाइम से लेके आज तक 18 साल में सबसे बड़ी ले ऑफ ये मेटा ने अनाउंस करी है, जो 13% अपने पूरे वर्कफोर्स को फायर करने स्टेटमेंट उन्होंने आज दिया है। उन्होंने कहा है कि 87,000 की वर्कफोर्स में से 11,000 लोगों की जॉब अब खतरे में है। इनफैक्ट उनको बिल्कुल ही छटनी के तौर पर निकाल दिया जाएगा। इस खबर में ये भी देखने की महत्वपूर्ण बात है कि टेक इंडस्ट्री में जो पैंडेमिक के दौरान बूस्ट आया था वो शायद बबल अब पूरा ही तरह से बर्स्ट हो रहा है, क्योंकि एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ्स करे, फिर ट्विटर ने ले ऑफ करे, 50% स्टाफ ट्विटर ने ले ऑफ्स करे, और अब फेसबुक जिसने इतने बड़े पैमाने पे, मेटा जिसने इतने बड़े पैमाने पे लोगों को हायरिंग करी हुई थी, उन्होंने 13% सैकिंग की अनाउंसमेंट कर दी है सेवरेंस के तौर पे। हालांकि 4 मंथ्स यानी कि 16 वीक्स का जो बेस पे है वो हर एम्प्लॉय को दिया जाएगा, प्लस एन एडिशनल 2 वीक ना आ सके। ये मार्क ज़करबर्ग ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। ज़्यादा और क्लैरिटी के कौन से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स से फायरिंग हुई है ये हमें कुछ समय में ज़रूर पता चलेगा और हम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे।
तो हमारी सहयोगी रक्षा बता रही थी मेटा ने तैयारी कर ली है कॉस्ट कटिंग की, यानी कि लोगों को बाहर निकालने की। और इधर भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता भी साफ हो गया है। दरअसल ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लंदन से सीधे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दानिश खान। दानिश, बताएं कि किस तरह की तैयारी है और क्या ये भारत के लिए एक बड़ी जीत माना जाए? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और अहम जीत है भारत के लिए ये, खासतौर से प्रत्यर्पण को लेके, क्योंकि देखिए जो संधि है इंडिया और यूके के बीच, जो ट्रीटी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, जो प्रत्यर्पण ट्रीटी है, उसके मुताबिक इंडिया को यहाँ के कोर्ट्स में ये कन्विंस करना पड़ता है कि जो भी रिक्वेस्टेड पर्सन है उसके विरुद्ध केस मजबूत है और इस स्थिति में का है कि प्राइमा फेसाई उसके खिलाफ केस जो है हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अब ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राइमा फेसाई केस एस्टेब्लिश किया जाए, जो भारत ने नीरव मोदी के खिलाफ किया। मगर चूंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ का मैटर है, इसमें और भी दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं। मसलन जब प्रत्यर्पण होगा तो उसके बाद रिक्वेस्टेड पर्सन को किस तरह से रखा जाएगा, उसका दिनचर्या क्या होगा, तो जेल जो है उसके कंडीशंस कैसे होंगे। तो अमूमन ये पाया गया है कि जब ये केसेस शुरू होते हैं प्रत्यर्पण के, तो जो क्रिमिनल चार्जेस उनके विरुद्ध है उस पर तो चर्चा होती है, उसके साथ साथ इन सब अहम मुद्दों पर भी बातें उठती हैं। और नीरव मोदी ने भी वही किया जो उससे पहले के सभी भगोड़ों ने किया, और वो ये कि इंडिया की जो जेल्स है वहां पे ओवरक्राउडिंग है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सामने लाई। लेकिन जो इंग्लैंड वेल्स हाईकोर्ट ने आज अपना जजमेंट दिया है 2 जज बेंच ने, उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत सरकार ने जो अश्योरेंसेस दिए हैं नीरव मोदी को, उससे ये साबित होता है कि उसने जो कुछ भी आपत्ति उठाई है वो सब सही नहीं है। यानी कि भारत ने जो एश्योरेंसेस दिया है वो पर्याप्त पाया यहाँ के कोर्ट ने कि जो भी उसकी ह्यूमन राइट्स है उसकी अवहेलना नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विक्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक टेम्पलेट भी सेट करता है कि आगे भी अगर कोई भगोड़ा आता है और वो इस तरह के दलील सामने रखता है तो भारत के एश्योरेंसेस के लाइट कोर्ट जो है उस दलील को जरूरी नहीं है कि उस पर जोर दे। हाँ, उस पर आर्ग्यूमेंट्स और उस पर जरा और दोनों पक्षों का क्या कहना है उस पर जरूर कोर्ट सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों को सुनेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था ट्रायल के दौरान, जब मैं खुद मौजूद था, कि भारत और यूके के बीच संधि है। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, वहां पर फ्री मीडिया है, जुडिशरी है, तो भारत अगर एश्योरेंस देता है तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। उसको टेस्ट किया जा सकता है, मगर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसके तहत भारत ने अगर एश्योरेंस दिया है तो हमें उसे सही अंदाज में लेना पड़ेगा। और वही कुछ हुआ आज के भी वर्डिक्ट में जो हाईकोर्ट ने यहाँ दिया। नीरव मोदी अभी भी जेल में है, लेकिन उसने भारत में इतना बड़ा फ्रॉड किया, उसके बावजूद वो यूके में आया, यहाँ पर रहा, भारतीय एजेंसीज ने उसका पीछा किया और दोनों कोर्ट्स में भारत को विजय मिली। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में भी फेब 2021 में वो जजमेंट आया था जज सैमुअल का, और आज हाईकोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी। तो बड़ी हार हुई है नीरव मोदी के लिए और बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन है ये हाईकोर्ट का, जो भारतीय एजेंसी के पक्ष में गया है। तो भारत के लिहाज से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और एक बड़ी जीत है, क्योंकि एक लंबी कानूनी जो तमाम चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता था नीरव मोदी, उस मामले वो मात खाता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दानिश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के बाजार की। उतार चढ़ाव से भरे बाजार में आज निफ्टी की 2 दिन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। निफ्टी आज दिन की ऊंचाई से 170 अंक गिरकर 18,150 के नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में नया शिखर बनाने के बाद मजबूती नजर आई। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप आज का मार्केट देख रहे हैं तो उसमें एक चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चलती हुई देखिए, वो था बैंक निफ्टी। आज शुरुआत में जब बाजार
ओपनिंग की बेल बजी, साथ ही मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया। ये थी मार्केट के आज के जश्न की बात। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट ने दिन भर आज ट्रेड किया? अगर आप उसको देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी तो मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर हल्की सी मजबूती हमको कमजोरी बनते हुए दिखी है और क्लोजिंग बेसिस पर करीब 45 पॉइंट का नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दोनों ही नहीं हुआ, ना तो 18,400 के ऊपर गए, ना ही 18,000 टूटा। अभी निफ्टी तो उसी रेंज में है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज करीब 100 पॉइंट के गैप के साथ नया शिखर को टेस्ट कर लिया। अब आ जाते हैं आगे। आज मार्केट के अंदर एडवांस डिक्लाइन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखेगी, क्योंकि आज सुबह जब एडवांसेस थे तो करीब 1300-1400 के साथ थे। क्लोज हुए हम 900 एडवांसेस के साथ, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है अगर एडवांसेस के टर्म्स में भी आप चेक कर रहे हैं तो। अब आ जाते हैं अलग स्टॉक्स पे, कहाँ पे आज तेजी मंदी आपको बनती हुई दिखी है। तो पहले सीधा शेयर्स पे आते हैं और अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आज बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर अदानी शेयर्स के शेयर्स काफ़ी हद तक शामिल थे, उसके अंदर हमको अच्छी मजबूती बनते हुए दिखी है। कोल इंडिया रिजल्ट से ठीक पहले, रिजल्ट्स के बाद अच्छा चला, ये 2.5%, इसने 15 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। आईटीसी अच्छा मजबूत हुआ बंद, आज इसने साल का हाई भी टेस्ट किया। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर भी आज 50 रुपये जुड़े। सुबह हमने आपको ये शेयर नोटिस भी करवाया था मार्केट आवर्स के अंदर कि अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो शायद आज आपके पैसे बनने के दिन ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे मझोली कैटेगरी के अंदर तेजी वाले शेयर्स अगर आप चेक कर रहे हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जिसका एक नया ऐप भी लॉन्च हुआ है, ये सभी के सभी शेयर्स आज तेज बंद हुए हैं। ये छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। टाटा मोटर्स के तिमाही के नतीजे आ गए हैं। आय में बढ़त नजर आई है। आय में 61,378 करोड़ से जो आय वो बढ़कर 79,611 करोड़ रही। साथ ही कंपनी के घाटे में भी कमी नजर आई है। कैसे रहे नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताएं क्या है इनसाइट्स? तो इस बार टाटा मोटर्स के अगर हम नतीजे देखें तो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं अगर इनके मार्जिन्स और इनके घाटे की बात करें, क्योंकि लगातार ये 7वां क्वार्टर है जहां पे कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। जैसे कि हम इसकी उम्मीद कर ही रहे थे, पर 650 करोड़ के आसपास हम लॉस की उम्मीद कर रहे थे। इससे बढ़कर कंपनी ने करीब 900 करोड़ के आसपास अपना घाटा दर्ज किया है। आय की बात करें तो 11% की तिमाही दर तिमाही बढ़त देखने को मिली है अनुमान के मुताबिक, पर EBITDA जो है अनुमान से थोड़ा कमज़ोर रहा है और मार्जिन जहाँ हम 10% उम्मीद कर रहे थे 7.8% ही आते हुए दिखे हैं। ये तो रही पूरे नंबर्स की बात, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और इस बार भी कर्ज जो है थोड़ा बढ़ते हुए नजर आया है, जिसके चलते इनका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में कंपनी का जो कर्ज है करीब 59,900 करोड़ आता हुआ दिखा है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में 60,700 करोड़ था। तो थोड़ी सी ही कमी हुई है, जिसके चलते इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। पर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव शेयर किया है कंपनी ने, जहां पे JLR को लेकर उनका कहना है कि रिकॉर्ड स्तरों पे उनकी ऑर्डर बुक है। आगे चल के जो है मार्जिन्स और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। JLR की अगर बात करें, इस बार भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। हम उम्मीद कर रहे थे JLR का EBITDA मार्जिन करीब 11% रहेगा, 10.3% आते हुए देखा। वहीं इनके इंडिया बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में जरूर देखने को मिले हैं, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन का जो एक कूल ऑफ का भी इम्पैक्ट आते हुए दिखा, तो एक लैग इम्पैक्ट था, और साथ ही फॉरेक्स के ऊपर नीचे के चलते जो है इनके मार्जिन्स जो है थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखे हैं पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के लिए। पर कंपनी का कहना है कि डिमांड काफ़ी मजबूत है और वो स्ट्रांगली इसको रीबाउंड करते हुए आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़े से निराशाजनक नतीजे ज़रूर हैं, पर डिमांड और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो है काफ़ी पॉजिटिव है। शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। सेविंग्स अकाउंट में FD वगैरह करते थे, उसकी जगह पे चेंजेस आया कि SIP करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। We try to invest in more on share market than on FD. Diversification is the way of life. स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, पर वहाँ पे उतना रिटर्न भी मिलता है। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी
डायरेक्ट टू हार्ट लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। मैं एक ऐप बनाऊंगा जो मुझे ब्रूनो को समझने में हेल्प करे। मैं एक मशीन बनाऊंगी जो मेरे ड्रीम्स रिकॉर्ड करेगा। मैं एक शू बना रही हूँ जिससे I can fly. When do you think this will be possible? I'm already working on it. जल्दी ASAP. When you believe nothing is impossible, you see no limits. Engineering solutions for a limitless world. Kirloskar. हिंदी चैनल्स के प्राइम टाइम में मैं एक ऐसा शो लेकर आई हूं जिसमें पब्लिक का सीधा सवाल पूछने का हक होगा। जो तिरंगे का अपमान कर सकते हैं वो किसी औरत, किसी रूपाली का दर्द क्या समझेंगे? क्या 80 साल के खड़गे जी नई ऊर्जा भर सकेंगे? दिल में तो कोई किसी के झांक के नहीं दे सकता, तो आइडेंटिटी कार्ड ही देख सकता है ना। दृश्य शक्तियों पर हावी हो जाते हैं और उनके आपसी संघर्ष से होता है एक भीषण तांडव। मैं आशुतोष राणा सुनाने आ रहा हूँ एक राजमहल और मौत माया मिथ्या से जुड़ी एक रोमांचक कहानी को। सुनिए मेरे साथ वरु थी। मिर्ची प्लस पर डाउनलोड कीजिए मिर्ची प्लस ऐप, कहानियों का असली अड्डा। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। पिकाजी है ना? हाँ। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा, दादी, मम्मी, ऋषभ भैया। D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। शेयर से लेकर फाइनेंशियल केयर तक, ट्रेडिंग कॉल से लेकर इंडेक्स की चाल तक। क्रूड 105 और 100 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। हम आपको बताएंगे कहां है कमाई के मौके। ग्लोबल मार्केट्स में हरे निशान के साथ बंद हुए, काफी अच्छी अपमूव देखने को मिली। करेंगे आपके फायदे की हर वो बात जिससे हो बाजार में आपकी दमदार शुरुआत। देखिए खरा सौदा हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 से 10 सिर्फ ET Now स्वदेश पर। All these stocks will really gain in the second stage of the bull market. Public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग लाने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ET Now स्वदेश पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज स्वदेश विशेष में जो विषय हमने चुना है वो आपकी जिंदगी, आपके नौनिहालों की जिंदगी, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। फीस स्कूल की हो या कॉलेज की, ये अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत आदर्श इसका स्थापित होता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर देखें तो अक्सर अभिभावक, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, हायर एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वाले तमाम युवा
वो सभी फीस की मनमानी से परेशान रहते हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के बाकी राज्यों में भी बढ़ती फीस से माँ बाप परेशान हैं। और माँ बाप ही क्यों, एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा फीस देकर किसी अलग शहर में पढ़ाई कर रहा है, वो मुश्किलों में आता है जब इस फीस में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है। माँ बाप परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका दर्द वक्त वक्त पर छलकता रहा है, आवाज़ भी बुलंद होती रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अक्सर बहुत से निर्देश मिलते हैं, बहुत से आदेश जारी होते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इस पूरे विषय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुश्किलें जो हैं वो आसान नहीं होती हैं। अब माँ बाप का दर्द सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा यानी एजुकेशन जो है उसे लाभ कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए और ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए ताकि वो लोगों के लिए सुलभ हो, सहूलियत से भरी हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूशन फीस बढ़ाने के मामले में सुनवाई के दौरान दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्यूशन फीस का निर्धारण या समीक्षा करते वक्त कोर्स के सिलेबस और इसकी पढ़ाई पर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत जैसे तमाम फैक्टर्स पर विचार होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या जिस तरह का एक्शन लिया गया है, जिस तरह से जुर्माना रखा गया है, इसके बाद कॉलेजेस ट्रैक पर आएंगे। सवाल ये भी है कि आखिर भारत में इतनी महंगी शिक्षा क्यों है, बल्कि हम विदेशों में देखें तो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है भारत के मुकाबले, जबकि यहाँ और वहाँ के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत और विदेशों की उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन से बड़े रिफॉर्म किए जाने ज़रूरी हैं जिसकी वजह से ही शिक्षा में जो ये इकोनॉमिकल फैक्टर आता है और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं, ये भी हम जानेंगे। और इस पूरी चर्चा के दौरान हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से इस रिफॉर्म को आगे बढ़ाना होगा और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को पढ़ा रहे माता पिता का दर्द समझा, मनमानी फीस पर सुप्रीम प्रहार नजर आया। अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा को फायदा कमाने का, जी हां, लाभ कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस पर जुर्माना लगाया। जी हां, ये जो पूरा मामला था वो आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का था जहां पर मनमानी फीस वसूली जा रही थी। नारायण मेडिकल कॉलेज है आंध्र प्रदेश का, जिस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया है जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल सालाना 24 लाख एक एवरेज जो थी और इस कॉलेज की भी ट्यूशन फीस थी जो कि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इस पर सुनवाई हुई और कॉलेजों को फीस निर्धारण की समीक्षा का आदेश दिया। अब 24 लाख साल के एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई के लिए देगा, वो भी केवल एक पढ़ाई के लिए, जिसका सरकारी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ अलग ही तरह से एक सस्ती सुविधा मिलती है। सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहलुओं पर विचार करने का आदेश भी नारायण मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। तो मनमानी फीस पर सुप्रीम प्रहार नजर आया है और इसके साथ ही बहुत सारी अहम बातों पर विचार करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की तो उसमें सबसे अहम बात देखना होगा कि आखिर इतनी फीस भरने के लिए क्या भारत का व्यक्ति सक्षम है। भारत में 2021 में प्रति व्यक्ति 1,28,000 सालाना आय है। जी हाँ, ये पर कैपिटा इनकम भारत की है। वहीं चीन की बात करें तो यहाँ 9,74,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय है और अमेरिका में 55,24,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय है। यानी पर कैपिटा इनकम चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत की बात करें तो बहुत कम है। ब्रिटेन भी हमसे बहुत आगे। 2021 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 37,62,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम दर्ज की गई। और ऐसे में भारत की पर कैपिटा इनकम इतनी कम और कोर्सेज की फीस ज़्यादा है। अब ज़रा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जो खर्च का पूरा ब्यौरा है वो जान लीजिए। भारत में सरकारी और प्राइवेट MBBS कोर्स की फीस अलग अलग होती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये फ़र्क बड़ा है। अब ज़रा आपको बताते हैं, प्राइवेट कोर्स की जो MBBS की फ़ीस है वो 50 लाख से शुरू होती है
और 1 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंचती है। इसके अलावा सरकारी कॉलेजेस की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पे MBBS की, तो MBBS की फीस सालाना 50,000 से शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में जो एक खाई है वो कितनी बड़ी है। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 1 साल का खर्च 2 से 5 लाख या इससे ज़्यादा, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं अपनी जो सुविधा है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। सरकारी कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की 4 साल की फीस 20,000 से 7 लाख तक के बीच वेरी करती है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस तो शामिल ही है, उसके अलावा बाकी चीज़ें सुविधाएं भी हैं, कई जगह हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है। बीटेक की 4 साल की पढ़ाई की फीस और प्राइवेट दोनों में अलग अलग है। अगर हम बात करें AICTE की, तो अलग अलग जो है वो साफ तौर पर माना जाता है। IIT की बात करें तो पूरे कोर्स की फीस 8 से 10 लाख के बीच वेरी करती है, लेकिन ये 8 से 10 लाख पूरी फीस होती है जिसमें हॉस्टल की फीस भी शामिल है। AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में बीटेक की मिनिमम फीस 5 लाख है AICTE के अप्रूव्ड कॉलेजेस में, और मैक्सिमम जो फीस है वो चली जाती है 25 लाख तक। लेकिन ये कैप है, एक बेहतर कैप है, लेकिन बाकी राज्य अगर जो अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज करते हैं उसमें अलग अलग तरीके से इसमें सामने आती हैं। और अब सबसे बड़ा फैक्टर जो हर साल सामने आता है वो है स्कूलों की पढ़ाई का। और हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में बेहद खास मेहमान डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा जुड़ चुके हैं। आप है प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वैदिक गुरुकुल से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर जो इशारा किया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या भारत में अब फीस रिफॉर्म को लेकर बड़े और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया अभी, अपना जो टिप्पणी करी है, वो जो ये स्पान है ये बहुत बड़ा है। देखिए, स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस कोई 50-60 हजार रुपए सालाना है। इसमें अगर हॉस्टल का 40 या 45 हजार लगाते तो 1 लाख है, तो ये टोटल जो फीस है वो 4 से 4.5 लाख रुपए बैठती है, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस की सीट नहीं बढ़ती तो वो रिबेट भी दे देते हैं। ये जो 25 लाख का जो कैप बताया गया है, ये जो A कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए है। तो जो बच्चे के लिए सुगम एजुकेशन है उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से देखता है इस पर्सपेक्टिव को तो बेटर रहता। उन्होंने सिर्फ जो A कैटेगरी का कॉलेज है उसकी फीस के लिए बात की है। जी, लेकिन क्या मानते हैं कि जब हम बात करते हैं भारत में पर कैपिटा इनकम की, जो कि 1.25 लाख तक पहुंचती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और ऐसे में लाखों में ये पढ़ाई हो रही है, ऐसे में किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना सबसे ज़्यादा आवश्यक है? क्या मानते हैं कुछ खामियां तो हैं जिसकी वजह से इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी है, भले ही वो मेडिकल कॉलेजेस की मनमानी फीस को लेकर हो, लेकिन फिर भी किस तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता अभी फिलहाल आपको नजर आती है? सर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बाबत में बताना चाहूंगा आपको कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अगर एक ठीक ठाक सा कॉलेज रन करते हैं, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टेक्निकल स्टाफ और बाकी जो एमिनिटीज उसको उसके जो ओवरहेड्स हैं उसको आप अगर लेके चलते हैं तो ये जो फीस है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर चीज बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेके चलते हैं आप तो भी इतना खर्चा हो जाता है। लेकिन ये जो 25 लाख रुपए फीस है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो 70% इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इनफैक्ट IIT की 2.5 लाख रुपए आप मानते हैं तो ये 10 लाख के आसपास या 11 लाख के आसपास बैठती है। जी, वो आंकड़े में हमने कहा, लेकिन खास तौर पे मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है, और जाहिर सी बात है कि राज्यों में जिस तरह से मनमानी फीस वसूली जा रही है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस से। डॉक्टर कुलभूषण, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर? देखिए, जैसे आप फीस की बात कर रहे हैं तो फीस जो चाहे स्कूल की हो या कॉलेजेस की हो, ये ज्यादा होने के बहुत सारे कारण हैं, और उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जिन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड जो है बहुत ज्यादा होती है या दूसरे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसे अभी मेरे से पहले हमारे साथी कह रहे थे कि 70% इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे ही 70% चाहे आप स्कूल्स ले लें या कॉलेजेस ले लें, इनमें फीसिस कम है। ये कुछ ही लोगों की वजह से या कुछ जो स्कूल्स उनका इंफ्रा ही बहुत ज्यादा होता है,
तो उनकी कॉस्ट की वजह से जो वहां पर कॉस्ट देनी पड़ती है। अदरवाइज जो है ज्यादातर कॉलेजेस हों या स्कूल हों 70%, स्कूल भी 70% जो है 1,000 रुपए से कम फीस पर चल रहे हैं, ऐसे कॉलेजेस भी कम है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और इसमें नीतिगत परिवर्तनों की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है और हम नीसा की तरफ से हमेशा ये कहते हैं कि जो पॉलिसी है एजुकेशन की वो गवर्नमेंट गाइडेड की जगह गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए। और उसमें हम डीबीटी की बात करते हैं, उसमें आप स्कूल्स की भी मिनिमम फीस फिक्स कर सकते हैं, कॉलेजेस की एक मिनिमम फीस भी फिक्स होनी चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो एजुकेशन में होना चाहिए, जिससे एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल और सस्ती हो सके। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा होते हैं, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहेंगे तो 2-3 आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हम मेडिकल की ख़ास तौर पर पढ़ाई देखते हैं या हायर एजुकेशन की पढ़ाई देखते हैं, भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,28,000 तक पहुँचती है एक प्रति व्यक्ति आय। चीन और रूस, अमेरिका, इनकी प्रति व्यक्ति आय 7 से 8 गुना ज़्यादा है। फिर भी यहाँ मेडिकल की पूरी पढ़ाई 20 से 25 लाख में हो रही है। भारत में प्राइवेट कॉलेजों में ये पढ़ाई करोड़ों तक जा रही है। मैं इस तर्क से सहमत हूँ कि हो सकता है कि ये A+ कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, लेकिन आखिर ये भी अगर करोड़ों रुपए ले रहे हैं तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि भारत, जहाँ पर एक इकोनॉमिक व्यक्ति का, जब आदमी अपनी जेब देखता है और अपने बच्चे का भविष्य भी देखता है, तो एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मानेंगे कि नहीं कि एक संतुलन बनाने का वक्त आ गया है, और अगर हो गया है तो ये संतुलन किन किन स्टेप से बनेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो इंफ्रा पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं होना चाहिए, जोर नहीं होना चाहिए कि इतना लैंड होनी चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसको थोड़ा मिनिमाइज करने की जरूरत है। उसी पे सबसे बड़ा कॉस्ट का जो है एक फैक्टर आता है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन जो है, जैसे आपने पर कैपिटा इनकम की भी बात कही है, हो सकता है ये जो डाटा, जो सरकारी डाटाज हैं कि इतनी इनकम है, तो इंडिया में कुछ इनकम जो है शो होती है, कुछ इनकम शो नहीं होती है, लेकिन जो है ये बहुत कॉस्टली होती जा रही है। और जो स्कूल एजुकेशन भी है, वहां पर भी जो कॉस्ट के साथ साथ एक जो कोचिंग का भी एक जो फैक्टर आ रहा है, जिससे पेरेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो रही है। आप उन पेरेंट्स की भी स्थिति को आंकलन अगर करके देखें कि एक तरफ स्कूल एजुकेशन कॉस्टली, उसके बाद कोचिंग एजुकेशन, और फिर मेडिकल का इतना ज्यादा खर्चा, तो देश के कितने प्रतिशत, मेरे ख्याल से 2 से 3% पेरेंट्स ही ऐसे कॉलेजेस में एमबीबीएस और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और बाकी इससे वंचित रहेंगे। तो उसका एकमात्र एक रास्ता है कि पॉलिसी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा और इसको गवर्नमेंट फंडेड करना पड़ेगा, और मिनिमम फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं रिव्यू करके कटौती करनी पड़ेगी, जिससे जो है एजुकेशन सस्ती हो। और जो गवर्नमेंट लैंड्स भी हैं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल्स को या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको देनी पड़ेंगी। और बहुत सारे टैक्सेस जो एजुकेशन पे लगते हैं, एक तरफ कहा जाता है कि एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, और एजुकेशन के साथ जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट वसूल करती है, जिससे एजुकेशन कॉस्टली होती जा रही है। इन सभी चीजों पर जो है चिंतन मंथन कर दोबारा जो है पॉलिसी स्कूल, डॉक्टर कुलभूषण, सवाल ये भी है कि बहुत सारे स्कूल दबाव भी बनाते हैं कि वो स्कूल से ही मटेरियल लें, स्कूल से ही यूनिफॉर्म लें, स्कूल से ही पाठ्यक्रम की सामग्री लें। ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी मैं आऊँगा। डॉक्टर नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी CBSE से। डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस शो में। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी को आप किस तरह से देखती हैं? हालांकि संदर्भ मेडिकल कॉलेज का था, लेकिन जो एक संदेश था वो पूरे देश के प्राइवेट कॉलेजों के लिए बहुत साफ था कि शिक्षा को लाभ कमाने का जरिया बनाने से बचना चाहिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या वक्त आ गया है बड़े रिफॉर्म का? देखिए, मैं ये कहूंगी कि वैसे भी कोई भी शिक्षा संस्थान जो भी लोग शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मोटिव जो है लाभ कमाना नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी चीज, किसी भी अच्छी चीज के लिए हमें एक कीमत देनी पड़ती है। तो अगर आप
इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक इवन या कुछ इस तरीके का हिसाब रखना पड़ता है, जहां पर जो आपका खर्च हो रहा है उस संस्थान को खड़ा करने में, उसको एक तरीके से पूरा अच्छी तरीके से समुचित रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए, कि आप उस चीज को मैनेज कर पाए। तो जहां तक ये बात है कि देखिए, यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ प्राइवेट संस्थान इतने क्यों आ गए हैं, और इसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम अगर परिवर्तन ला रहे हैं तो हम इस वक्त फीस के बारे में बात करने की जगह क्या हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते कि जो शिक्षा व्यवस्था की खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके, जो सरकारी शिक्षा के जो तंत्र हैं, जो सिस्टम है, वहां पर चीजें बेहतर की जा सके, ताकि जो एक पब्लिक और प्राइवेट के बीच में अंतर पैदा हो चुका है, जो खाई है क्वालिटी की वजह से, उसको बैलेंस आउट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा सवाल है कि जिस तरह से हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो सवाल ये भी उठते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक गुणवत्ता का स्टैंडर्ड मान दिया गया। हायर एजुकेशन की बात हम छोड़ दें, हायर एजुकेशन में अभी भी आईआईटी और मेडिकल के बड़े संस्थान अभी भी वो रुतबा रखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग को लेकर अभी भी प्रश्न बना हुआ है। और आशीष जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। इंजीनियरिंग, भारत एक डेटा जो कहता है उसके मुताबिक 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, आवश्यकता 2 लाख इंजीनियर्स की है। 2 लाख इंजीनियर पर्याप्त हैं देश के लिए, 15 लाख हम पैदा कर रहे हैं। राज्य भर में ऐसी हालत हो गई है कि कई, आपके पास भी ऐसी खबरें आती होंगी, कई राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करने पड़े हैं। क्या वाकई हम क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? एक हमने देखा कि एक बूम आया था आउटसोर्सिंग का और बाकी चीज़ों का, और इस चक्कर में एक के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते चले गए, और फीस यहाँ बहुत ज़्यादा है। सर, शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई 35 करोड़ बच्चा स्कूल कॉलेजेस में है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैम ने अभी बताया, अगर थोड़ा ढंग से चलता है तो 35 करोड़ ये वो इनोवेटर्स हैं जो हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक इनोवेटिव एजुकेशन देने की है जो स्कूल से शुरू होती है। जब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है तो बड़ी होप होती है, हमें उससे होप होती है और उसकी हमसे होप होती है, लेकिन जब हम आके देखते हैं कि उसका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत वीक है। 4 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता। इन 4 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चा थोड़ा इनोवेटिव हो, और सिर्फ जॉब सर्च करने वाला ही नहीं, वो जॉब देने वाला भी बने। हिंदुस्तान में 2 लाख इंजीनियर्स की जरूरत है, तो ये 13 लाख इंजीनियर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब दे सकें, तो हमारा देश बहुत बहुत तेजी से बदल सकता है। इंजीनियरिंग एजुकेशन का जो बेसिक्स था वो धीरे धीरे करके समय के साथ बदल गया। अब आजकल तो आप मान के चलिए कई कॉलेजेस में ये डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड पे ही आ गया है। तो अगर हमने अभी भी समय रहते हुए इसको थोड़ा बदलाव नहीं किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंडस्ट्रीज से नहीं जोड़ा, तो जो ये गैप आ रहा है, जो 4 साल बाद जब बच्चा निकलता है, जब उसको फील्ड में आता है तो पता लगता है कि हम मतलब कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और वो फिर वो क्या है, उस लैग के कारण वो इंजीनियरिंग फील्ड ही छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि आप स्कूल एजुकेशन से इसको शुरुआत करें और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेजी से ये बदलाव हो जाएगा। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ हिंदुस्तान में है ही, 15 लाख इंजीनियर्स बन ही रहे हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे पास है। स्कूल से स्टार्ट करते हैं, कॉलेजेस में भी जो AICTE है उसके पास बहुत पावर है, बहुत विद्वान लोग वहां पे हैं, वो भी एक बार मंथन करें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर वो सुचारू, अगर उसको ढंग से करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज उनको सपोर्ट करते हैं तो मानिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ठीक है इंजीनियरिंग, आशीष जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इस पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को व्यवसाय की बात कही है कि उसे मत समझें, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे एक व्यवसाय की तरह ही देख रहे हैं। और यही वजह है कि हम खबरें सुनते हैं कि फला राज्य में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, या वहाँ ये अनियमितता पाई गई, वहाँ फला अनियमितता पाई गई, तो ये भी, इसकी भी तो स्क्रूटनी जरूरी है। सर, जो गलत कर रहा है उसके साथ उसको रोकना है। हमारे पास बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं। अगर ऐसा कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस करता है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को
ये कोई एक बॉडी डेवलप करके उन चीजों को बंद करना चाहिए, लेकिन सभी लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मैम ने जैसे बोला कि मेजोरिटी ऑफ लोग इस एजुकेशन सेक्टर में इसीलिए आए कि वो कुछ देश को देना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन के साथ जुड़ के कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जितने लोगों को हम जानते हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस बारे में। बाकी ये बात सही है सर, 2-4 लोग हर फील्ड में होते ही हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको रोकना जरूरी है। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसमें बहुत रसूखदार लोग भी कूद पड़ते हैं। हमने कई बार ऐसी खबरें जानी हैं कि बहुत एक चेन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, हायर एजुकेशन की, स्पेशल कॉलेजेस की, जो बड़े ही रसूखदार लोगों की है, और अक्सर वहाँ से अनियमितताएं सामने आती हैं। डॉक्टर कृष्ण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस पहलू की मैं बात कर रहा था, और इस चीज़ से तो शायद लगभग हर पेरेंट्स इसको लेकर सवाल उठाते रहते हैं कि बहुत सारे विद्यालय ये दबाव बनाते हैं कि चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, एक जो बच्चे को बेसिक नीड है उस शिक्षा को हासिल करने की, और उसके लिए जो भी उसके पास साजो सामान चाहिए वो विद्यालय से खरीदे जाएं। इसे कैसे देखा जाए? ये वक्त क्यों आया है? क्यों, आखिर इसके पीछे के तर्क क्या हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपकी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे कहना चाहूंगा, और इस टॉपिक पे भी आता हूं जो आपने सवाल किया है कि शिक्षा में आप कह रहे हो कि मुनाफा नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षा सिर्फ एक ट्यूशन फीस ही है कि ट्यूशन फीस जो खर्च होता है वही पेरेंट पे एक बोझ पड़ता है? क्या जब वो पेंसिल खरीदता है वो शिक्षा से नहीं जुड़ी हुई? जब स्कूल के लिए लैंड खरीदी जाती है तो गवर्नमेंट उसमें प्रॉफिट कमाती है, ऑक्शन पे लैंड करोड़ों रुपए कमाकर। जब आप पेंसिल खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं, जब आप कॉपी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। स्कूल में अगर कंप्यूटर खरीदा जाता है तो उस पे टैक्स है, स्कूल के लिए बस खरीदी जाती है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। डॉक्टर कुलभूषण, ये विकल्प तो अभिभावक को देना होगा ना, ये विकल्प तो अभिभावक को देना पड़ेगा कि वो स्कूल से खरीदने के लिए ये दबाव क्यों झेले? वो स्कूल से चीजें, दबाव पे भी आता हूं सर, कि बात यह है कि स्कूल के पेरेंट ने किताब खरीदनी है, कहते किताब बहुत महंगी हो गई है। मैंने अक्सर कहा है कि आप किताब के रेट को कंट्रोल कीजिए। आप ये मत कहिए कि एनसीईआरटी की किताबें लें, आप कहें 100 पेज की अगर प्राइवेट पब्लिशर कोई किताब बनाता है उसका ये रेट होगा, आप उसको कंट्रोल कीजिए, उसको आप फ्री मत छोड़िए, तो वो ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। चाहे वो फिर स्कूल से दे, चाहे वो बाहर से दे, पेरेंट को वही पैसे लगेंगे, तो गवर्नमेंट ही इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी अगर स्कूल से भी मिलेगा तो आप इस सवाल का गोलमोली जवाब दे रहे हैं, और ये जवाब नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये विकल्प होना चाहिए, एक अभिभावक के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो स्कूल से चीजें खरीदे या ना खरीदे। वो एग्री कि वो विकल्प होना चाहिए, वो कहीं से भी ले। ठीक है, बस यही बात। डॉक्टर नेहा, आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर, जिस तरह का आजकल हम देख रहे हैं, और ये शायद हर दूसरे स्कूल की कहानी है? देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगी कि कोई भी स्कूल ये दबाव नहीं बनाता कि हम जो आपको दे रहे हैं, या पहली चीज तो सीबीएसई का सर्कुलर है जो साफ कहता है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। इस नाते स्कूल में कुछ भी ऐसा खरीदने या बिक्री या कुछ भी चीजें नहीं, कोई भी दुकान जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, और अधिकतर स्कूल इस चीज को मानते भी हैं। साथ में ये बहुत जरूरी बात है कि स्कूल कभी भी ये दबाव, ठीक है, स्कूल में हर स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, एक बुक सेट होता है, अब जाहिर सी बात है जो भी किताबें हैं वो सारी किताबें मार्केट में मौजूद है, तो पेरेंट के ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर अधिकतर स्कूल नहीं बनाते जहां पर ये कहा जाए कि आपको यहीं से किताब लेनी है और स्कूल से ही किताब लेनी है और यही करना है। आमतौर पे स्कूल इस चीज को समझते हैं, और इस चीज को बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि स्कूल बहुत प्रेशर बनाते हैं। बात शायद हमारी चर्चा के लिए बहुत अच्छी लग सकती है, हम इस बात को कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है, और वक्त वक्त पे मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहा है। ज़मीनी सच्चाई यही है कि दबाव तो बनाया जाता है, पेरेंट्स पे दबाव बनता है। ये हम सारी चीज़ें नियमावली में बात कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे, आज भी उठते हैं। आशीष जी, आप कुछ कहना चाहते थे, समय कम है, आखिरी टिप्पणी आपकी। सर, तरीके बदल देंगे अगर हम एजुकेशन सिस्टम के, तो मुझे लगता है ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। सर, हिंदुस्तान नंबर 1 पे आए पूरे विश्व में, लेकिन तरीके जो एजुकेशन सिस्टम के हैं वो बदलने चाहिए सर।
ठीक है, तरीके बदलने होंगे और हमें वाकई बड़े रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर कुलभूषण, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर आशीष, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से पक्ष रखा। कोशिश हम सब की यही थी कि जो शिक्षा में व्यवसायीकरण हो रहा है उसके अलग अलग पहलुओं को समझा जाए, क्योंकि आज जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की वो टिप्पणी बहुत सख्त थी और उसने बहुत बड़ा संदेश दिया। क्योंकि मेडिकल की अगर हम पढ़ाई करें तो हम ये देखते हैं कि बेतहाशा फीस की वजह से कई स्किल वाले बच्चे भी दाखिला नहीं ले पाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं और इस चक्कर में कट ऑफ तक घटाने की नौबत पड़ती है। तो जो पढ़ाई लोगों की जिंदगी से जुड़ी है, जहां स्किल सबसे ऊपर होना चाहिए, वहां पैसा फैक्टर होता जा रहा है। भारत में 5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, जबकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख। क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ ज्यादा है, इकोनॉमिक फैक्टर बढ़ चुका है और इसकी वजह से स्किल वाले बच्चे कहीं ना कहीं महरूम रह जा रहे हैं, दूसरे विकल्पों की ओर जाना पड़ रहा है। इसके उलट इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा हमने कहा कि हर साल 15 लाख इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जरूरत 2 लाख की है। यह असमानता कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में बहुत सारे जो अनियमितताएं हैं उसको जन्म देख रही है। हम देखते हैं कि सरकारें, गवर्नमेंट बॉडीज वक्त वक्त पर अदालतें फीस को लेकर निर्देश देते रहते हैं, फिर भी हालात उस तरीके से नहीं सुधर रहे जैसी आवश्यकता है। कोविड तक के समय जो चैलेंजिंग टाइम था, कई लोगों की नौकरियां गईं, उस वक्त पे भी शिकायतें यहीं आई, स्कूल कॉलेजेस मनमानी कर रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है भारत को कुछ बड़े फैसले लेने का, भारत को अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव से गुजरने का, ताकि शिक्षा का जो अधिकार है उससे कोई वंचित ना रह जाए, जो जिस काबिल है, जैसा हकदार है, वहां तक वो पहुंच पाए। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार। चुनौती तो हर बिजनेस में आती है, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में